तो अगला टॉपिक है अपना असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन के समानांतर इस आंदोलन को चलाया जा रहा था। जो खिलाफत आंदोलन है वो एक धार्मिक मुद्दे पर आधारित था और वो धार्मिक मुद्दा था तुर्की के खलीफा के साथ जो सम्मानजनक व्यवहार है उसके समर्थन में था। वो जो प्रथम विश्व युद्ध में कुछ घटनाएं घटी थी, उसी के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। 20 जुलाई 1920 को प्रस्ताव रखा जाता है और महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को यह घोषणा करते हैं कि अब असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं और असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से 1922 तक ही चला। कुछ ऐसे कारण हैं जिससे इसको शुरू किया गया और किसी कारणवश ही इसको समाप्त कर दिया गया। तो इनकी चर्चा हम अपने इस आंदोलन के जो भी विषय हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खिलाफत जब सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर 20 जुलाई 1920, ये पिछली क्लास हमने पढ़ लिया है। कुछ इम्पोर्टेंट असहयोग आंदोलन संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तारीख है। 20 जुलाई 1920 क्या हुआ था इस दिन? इस दिन हो गया था प्रस्ताव पारित। और शुरू करने की डेट कब हुई थी? 1 अगस्त 1920। तो इस दिन क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ की गई थी। इस दिन इतिहास में एक और घटना घटती है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इस समय घटती है और जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इस समय होती है तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका सहयोग तो किया लेकिन वह इसको देख नहीं पाए। तो सवाल बनता है ऐसे कौन से व्यक्तित्व है जिन्होंने इसका सहयोग किया लेकिन वह इसमें शामिल देख नहीं पाए। जैसे कल तुमने टेस्ट दिया था तो गृह शासन क्या है नहीं पता, होम रूल लीग था ना। तो होम रूल लीग का मतलब क्या था? गृह शासन। तो क्वेश्चन को किस तरीके से दे सकता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके मृत्यु से इस आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस आंदोलन को आगे अग्रसर किया जाता है। तो 1 अगस्त 1920 को क्या घटनाएं घटी, कौन से कारण थे जो इसको शुरू करवाने में कारगर सिद्ध हुई? जैसे कि कोई भी आंदोलन शुरू हुआ उसके पीछे कुछ कारण भी थे, कुछ अन्य कारण थे, कुछ तत्कालीन कारण थे। चाहे वो आप 1857 की क्रांति ले लें, सैनिक विद्रोह भी था, धार्मिक विद्रोह भी था, कुछ पैसे से विद्रोही था, कुछ स्वशासन से संबंधित था। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। तो इसी तरीके से असहयोग आंदोलन के भी बहुत सारे कारण थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस असहयोग आंदोलन के बीच कौन कौन सी बातें हैं जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से कर पाए, क्योंकि यहाँ से सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बन जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ से पढ़ना है। तो पहला तो यही देखेंगे, पहला कि इसके कारण क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और इसके उद्देश्य क्या थे। दूसरा है इसका प्रस्ताव, अगर उद्देश्य था तो उसका प्रस्ताव, क्योंकि जो भी आंदोलन
बड़े लेवल पर, अखिल भारतीय लेवल पर अगर शुरू किया जाना होता था तो उस समय प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस से पारित करना होता था। तो यहां पर बात करेंगे प्रस्ताव। तो प्रस्ताव जो है वो 2 अधिवेशन में पास हुआ, एक विशेष अधिवेशन या विशेष सम्मेलन और एक वार्षिक अधिवेशन। तो एक है कानपुर, दूसरा है नागपुर। यानी एक विशेष अधिवेशन हुआ कानपुर में और दूसरा हुआ नागपुर। नागपुर का वार्षिक अधिवेशन था, यहां लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेष अधिवेशन कानपुर में बुलाया गया विशेष अधिवेशन और नागपुर में था वार्षिक अधिवेशन। तो प्रस्ताव पारित हो गया। उस प्रस्ताव का कहीं ना कहीं किसी न किसी ने विरोध भी किया, यानी फिर इस असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव पारित हुआ तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। उन विरोध करने वाले लोगों के बारे में जानें, कौन से विरोध करता है। फिर जब प्रस्ताव हुआ तो कुछ इसमें नकारात्मक और सकारात्मक कार्य भी किए गए। तो नकारात्मक और सकारात्मक कार्य भी देखेंगे इसके। नकारात्मक कार्य और सकारात्मक कार्य। तो नकारात्मक कार्य और सकारात्मक कार्य भी हो गए। फिर देखेंगे कि जब कार्य करेंगे तो उस आंदोलन का विस्तार कैसे होगा। तो विस्तार के बारे में जानेंगे इस चीज के कि आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ। जब आंदोलन का विस्तार हुआ तो एक अगला अधिवेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि देखो जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनमें कुछ अधिवेशन ऐसे हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे तो अधिवेशन कहां हुआ? अहमदाबाद। जब अहमदाबाद अधिवेशन के बाद उसी समय एक घटना घटती है, चौरी चौरा की घटना, और इस घटना के बाद आंदोलन की क्या हो जाती है? वापसी हो जाती है। इस घटना के बाद क्या हो जाती है? आंदोलन की वापसी हो जाती है। और इस वापसी के साथ ही गांधी जी को गिरफ्तार किया, यानी गांधी जी का गिरफ्तारी, और यहां से गांधी जी का गिरफ्तारी हो जाता है। यानी हमने देखा असहयोग आंदोलन जिनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, क्या प्रस्ताव है। लिखो इसको। लिख लिया? लिखो इसको। तो हमने देखा कि असहयोग आंदोलन के कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें यहां पर पढ़ने हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? सबसे पहले क्या देखेंगे हम? इसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। जब उद्देश्य कारण तो प्रस्ताव पारित होगा, तो प्रस्ताव पारित होगा तो उसका विरोध भी हो जाएगा। और जब विरोध होगा, जब इसका विरोध होगा तो ये कुछ कार्य भी करेंगी, चाहे वो नकारात्मक कार्य और सकारात्मक कार्य क्या है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कारण क्या है। तो हम बात करते हैं कारण। अगर हम इस आंदोलन के कारण की बात करें कि कौन कौन से ऐसे कारण थे, कारण या उद्देश्य कह सकते हो आप इसका, इसी के अंदर आ सकता है। कारण में तो वो सारी बातें आ जाएंगी जो इससे संबंधित, जो इसको पनपने के लिए
आगे को बढ़ाया या इस आंदोलन को आगे की तरफ अग्रसर किया, उसको तो कारण हो गए। उद्देश्य क्या है कि इस आंदोलन को शुरू क्यों किया जा रहा था, तो कुछ ना कुछ कारण थे, उन्हीं कारणों को लेकर उद्देश्य कहीं ना कहीं बनाया जा रहा था। तो वो क्या क्या कारण थे, तो आपको पता है कि सबसे पहला कारण तो यही था, जो तत्कालीन कारण था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे बड़ा जो था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो एक नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो इसका सबसे तत्कालीन कारण था। खिलाफत आंदोलन जो इसके साथ साथ चल रहा था, वो इसके कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में जो महंगाई और कर बढ़ गया था, उसके खिलाफ भी लोगों का जो विश्वास था वो उसको आगे बढ़ा रहा था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो होम रूल लीग असफल हो गई थी, जो स्वराज की मांग कर रही थी, उसको भी मद्देनजर रखते हुए अगर हम आगे बढ़े तो ये उसका भी एक कारण हो सकता है। साथ ही बात करें तो एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुई थी, सुधार हुआ था, जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लागू होने से पहले ही रॉलेट एक्ट का विरोध इस तरीके से प्रदर्शन हो गया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया, भारत शासन अधिनियम जो आया था, उसको लागू नहीं कर सके वो, तो वो भी कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे। तो कौन कौन से कारण लिख लो जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो कारण उद्देश्य में सबसे तत्कालीन कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका एक तत्कालीन कारण था। उसी के साथ चल रहा था खिलाफत आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी भाग ले रहे थे, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था अली बंधुओं के द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध भी इसका कारण था। प्रथम विश्व युद्ध जिसमें महंगाई और कर जो है वो बढ़ चुके थे, इसको देखते हुए भी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, असफल हो गया था, यह भी इसका कारण था। होम रूल लीग भी असफल रहा, यह भी इसका कारण था। होम रूल लीग भी असफल था, इसलिए इसका क्या होगा, कारण रहा। जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था 1919 में, जिसमें दो शासन कर दिए गए, द्विसदन कर दिए गए थे। तो यहां पर क्योंकि भारत उस समय किसकी मांग कर रहा था, स्वराज की, भारत किसकी मांग कर रहा था, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दो पक्ष कर दिए गए, दो सदन कर दिए गए, जिसकी वजह से यहां पर इसका भी विरोध हुआ। और ये कुछ कारण थे जो हमें असहयोग आंदोलन को शुरू करने में मदद किए। तो असहयोग आंदोलन को शुरू करने में कौन कौन से कारण थे, इनको वन बाय वन आप जल्दी से लिखो इसको। हो गया, चलो। तो ये हमने देखा कारण कि कारण कौन कौन से थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा कारण क्या रहा इसका, खिलाफत आंदोलन। तीसरा प्रथम विश्व युद्ध है, जिसमें महंगाई और कर जो है वो बढ़ गए थे। चौथा था रॉलेट सत्याग्रह का असफल हो जाना। साथ ही साथ होम रूल लीग जिसकी हम मांग कर रहे थे स्वराज की, वो असफल हो जाना। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो लाया गया था
भारत के स्वराज की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे और उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ जाता है, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन उस सुधार में कुछ ना कुछ किया है जो हमने पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब ये सारे कारण होते हैं तो महात्मा गांधी जी 20 जुलाई 1920 को घोषणा करते हैं, 20 जुलाई 1920 को घोषणा करते हैं और असहयोग का प्रस्ताव पास कर शुरू करते हैं, दिन रखते हैं तिथि 1 अगस्त 1920 को। इसको आरंभ यानी प्रारंभ करने का तिथि बनाते हैं, यानी प्रारंभ का तिथि, प्रारंभ का दिन स्टार्ट कर देते हैं 1 अगस्त 1920 को। यह आंदोलन शुरू हो जाता है। यानी ये इसके कुछ कारण थे और महात्मा गांधी ने 20 अगस्त 1920 को यह प्रस्ताव रखा और 1 अगस्त 1920 को क्या कर दिया गया, इसको पारित, इसको बोला गया कि इस तारीख से हम क्या करेंगे, इस आंदोलन को शुरू करेंगे। अब एक ऐसा आंदोलन जिसमें पहली बार सभी वर्ग, महिलाएं के सभी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, गरीब, अमीर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, जितने भी समुदाय के लोग थे, पहली बार बढ़ चढ़कर यहां पर भाग लिया और वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो ये इसके कुछ कारण हो गए। इनका उद्देश्य क्या था? आपको पता है कि किसी न किसी उद्देश्य से आंदोलन किया जा रहा था। तो उस आंदोलन का उद्देश्य था, तो इस आंदोलन का क्या क्या उद्देश्य रहे होंगे? तो पहला उद्देश्य तो यही था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में न्याय, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, को न्याय मिले, को न्याय चाहते थे। दूसरा इनके कारण क्या था? जो स्वराज की प्राप्ति अधूरी रह गई थी होम रूल लीग में, वो चाह रहे थे। लेकिन इसमें जो स्वराज की प्राप्ति है वो होम रूल लीग, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्वराज की मांग थी, उससे थोड़ा सा भिन्न है। थोड़ा सा भिन्न कैसे है, इस बात को थोड़ा लिख लेना। जो महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के स्वराज की मांग थी वो क्या थी? ध्यान दो। जो होम रूल लीग आंदोलन जब चलाया गया था तो उसमें कहा जा रहा था कि हम सरकार के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर हम अपनी स्वराज चाहते हैं, यानी हम अपने चीज़ों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। वो किसके अंदर रहकर? ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर। ये किसकी मांग थी? होम रूल लीग की। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि ब्रिटिश सरकार के अंदर रहकर स्वराज की प्राप्ति की मांग किस लीग की किस आंदोलन के समय था? यह होम रूल लीग आंदोलन था। लेकिन महात्मा गांधी जब इसका नेतृत्व कर रहे थे तो उनकी मांग क्या हो गई थी? उनकी मांग हो गई थी कि जो स्वराज की प्राप्ति हो, अगर अंदर रहकर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम उससे बाहर निकलकर भी लेना चाहते हैं। हम उससे बाहर निकलकर अगर मिलेगा तो हम उसको भी प्राप्ति कर लेंगे। यानी जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ही हो जो हमें स्वराज दे या हम उनके अधीन रहकर काम करें। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम उससे बाहर निकलकर भी क्या करेंगे? अपना इस स्वराज की प्राप्ति करेंगे। हम उसके लिए आंदोलन करेंगे और आंदोलन हमेशा अहिंसात्मक होगा, हिंसात्मक नहीं होगा। इसलिए लोग यहां बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्योंकि हिंसात्मक का मतलब है कि आप हिंसा करोगे और पुलिस आपको दबा देगी। लेकिन जब आप अहिंसात्मक कार्य करते हो तो वहां की सरकार, ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब आप हिंसा नहीं कर रहे हो तो क्या आपको कोई गिरफ्तार करेगा? क्या आपको कोई जेल में डालेगा? क्या आपके आंदोलन को कोई बंद करेगा? आप चुपचाप कहीं बैठे हो अनशन पे, क्या कुछ आपसे बोलेगा कोई? नहीं। लेकिन अगर आप उसमें हिंसात्मक रवैया अपनाते हो, गोलीबारी चलाते हो, लड़ाई दंगे करवाते हो या कुछ बम, ऐसे कुछ अगर घटनाएं घटती है तो वहां पर आप आरोपी साबित हो जाते हो और आपको वहां पर वो चीजें, हो सकता है कानून के नियम के अनुसार आपको जेल भी जा सकते हैं, आपको दंडित किया जा सकता है, आपको फांसी दी जा सकती थी। तो इस तरीके से लोग वहां पर कर रहे थे। तो महात्मा गांधी का आंदोलन सफल क्यों होता जा रहा था? क्योंकि महात्मा गांधी कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जो चलकर उन्होंने इस जीत को लिया,
इस जो भारत की जो जीत है वो उन्होंने पाया, और हर आंदोलन में वो सफल होते चले गए। और उनको आंदोलन का इतना ज्ञान था कि अगर असहयोग आंदोलन अगर असफल हुआ या इसको बंद करना पड़ा, तो महात्मा गांधी ने असहयोग के बाद जो अगला आंदोलन का जो तरीका है, अगला स्टेप जो है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब पता है? सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? अगर कभी सविनय अवज्ञा की बात कर दी जाए क्वेश्चन के अंदर, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा का मतलब होता है जब आप विरोध कर रहे हो, बहिष्कार कर रहे हो, किस चीज का? लगान का। भाई अभी तक लोग जो बहिष्कार करते थे, किसका करते थे? स्कूल का, कॉलेज का, सरकारी दफ्तरों का, सरकारी वकालत का, केंद्रीय सभा, विधानसभा में जो अपनी पोस्ट है उसको त्यागपत्र दे रहे थे, जो उनकी उपाधियां थी उनको खत्म किया जा रहा था। ये तो असहयोग की बात थी कि हम सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन कर देंगे, लगान देंगे आपको। लेकिन सविनय अवज्ञा में ये सब चीजें हटकर उसके अगले स्टेप में जाता है, और वहां पर जब आप लगान दे रहे थे, कर दे रहे थे, अब सविनय अवज्ञा का मतलब है हम उसका भी पालन नहीं करेंगे। अब हम ना ही आपको लगान देंगे, ना ही हम आपको क्या देंगे? कर देंगे। तो सविनय अवज्ञा का मतलब होता है जब लगान और कर का उल्लंघन किया जाए, उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्हीं दोनों चीजों की बात, और भी कुछ कारण है, तत्व है जिस बात करें, लेकिन हम बात करें सविनय अवज्ञा को समझने के लिए, तो ये दो तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, लगान और कर। जैसे कि आपने पढ़ा या आपने सुना भी होगा कि महात्मा गांधी नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन भी आ चुका है कितनी बार कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? तो नमक कानून को तोड़कर। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन का अगला स्टेप क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन यहां पर असहयोग की बात कर रहे हैं, तो असहयोग का कारण क्या था हमने पढ़ लिया, हमने उनका उद्देश्य भी पढ़ लिया। क्या उद्देश्य था उनके? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, स्वराज की प्राप्ति, और तीसरा उद्देश्य एक और था, खिलाफत। जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, खिलाफत को सम्मानपूर्ण न्याय, यानी जो खिलाफत या खलीफा थे उनको सम्मान पूर्वक न्याय मिले, ये उनके उद्देश्य थे। तो कारण क्या रहे, उद्देश्य क्या रहे? अब इन्हीं कारणों और इन्हीं उद्देश्य से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। लेकिन हमने पढ़ा कि अभी प्रस्ताव रखा जाएगा, अभी तो उन्होंने कारण और उद्देश्य दिखा गया कि कारण क्या थे इसको शुरू करने का। जब कारण आया तो उद्देश्य बनेगा कुछ का, और उद्देश्य भी उनको पता चल गया, तो अब उस उद्देश्य का क्या होगा? कांग्रेस अधिवेशन में इसको पारित किया जाएगा। तो लिखो पहले, अगला है प्रस्ताव। तो कारण हमने पढ़ लिया, उद्देश्य भी देख लिया कि इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसके प्रस्ताव की, कि इस प्रस्ताव को